बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी और ये कहा गया था कि नैब अमेंडमेंट्स जो की गई हैं उनको वो ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जिसकी वजह से मुल्क में जो रूल ऑफ़ लॉ है, जो फेयर ट्रायल का कंसेप्ट है, वो सारे का सारा हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो जाएगा। और करप्शन जिसकी वजह से और मनी लॉन्ड्रिंग जिसकी वजह से फैटफ की हम ब्लैक लिस्ट में भी रहे एक वक्त था और फिर ग्रे लिस्ट में इतने अरसा से आज तक हम ग्रे लिस्ट में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इतना उसके ऊपर काम किया है। लेकिन ये तरमीम ला के इन्होंने नैब के कानून का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब अरबों रुपए नैब को फ़ंड जाएगा लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होगा क्योंकि सारे चोर उसमें से बरी ज़िम्मा हो जाएंगे और उनके ख़िलाफ़ केसेस ख़त्म हो जाएंगे और किसी बड़े चोर के ख़िलाफ़ मुकदमा नहीं होगा। इसको चैलेंज किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 5 एतराज़ात लगा के वो दरख्वास्त वापस कर दी है। एक हफ़्ते के बाद, एक हफ़्ता लगा है रजिस्ट्रार साहब को उस दरख्वास्त को देखते हुए, क्योंकि जिन लोगों ने ये नैब अमेंडमेंट्स जो बिल है वो पास करवाया है उन्होंने उस पार्लियामेंट को, जो नाम नहाद इम्पोर्टेड पार्लियामेंट है, उनको यकीन दहानी करवाई है कि आप क्योंकि इस मकसद के लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है और इस मकसद के लिए और अमेरिका के सामने आप झुके हैं और मुल्क को आपने बेचा है कि आपने NRO लेना था, तो हम उसकी हिफाजत करेंगे। मैंने आपको बताया, शौकत तरीन कह रहा है कि IMF ने एहतसाब कानून में जो अमेंडमेंट की गई है उस पर नोटिस लिया है और वो इनसे सवाल जवाब पूछ रहा है कि आपका तो माइंड ही कोई नहीं है। आप तो अगर कोई करप्शन करता है या जिस मुल्क ने मुल्क के अरबों रुपए खाए हैं, आप तो उसको क्लीन चिट देने वाले हैं, तो उसका मतलब है फिर ये मुल्क आप किस तरफ लेकर जाएंगे। जिस मुल्क में चोरी की सज़ा, बड़ी चोरी की सज़ा नहीं होगी, छोटी चोरी की सज़ा होगी, तो फिर उस मुल्क पर कैसे हम एतमाद करके अरबों रुपए डॉलर आपको कर्जा दें। तो वो सवाल जवाब उन्होंने शुरू किए हुए हैं। अब क्या होता है कि ये दरख्वास्त जाती है और उस दरख्वास्त को जो हमारी ऑनरेबल अदालतें हैं वो वापस कर देती हैं और जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के वो 5 जो ऑब्जेक्शंस लगाते हैं। बतौर कानून का तालिब इल्म मैं उनका जवाब देने जा रहा हूँ। पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि वो 5 ऑब्जेक्शंस हैं कौन से, और फिर मैं उनका आपको जवाब भी दूँगा रजिस्ट्रार साहब को कि ये जो ऑब्जेक्शंस हैं ये बनते नहीं थे, ये इतना अहम पॉइंट था, इतना अहम मामला था जिसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगा के, और फिर क्यों ना काजी फैज़ ईसा साहब जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो कुछ फरमा रहे हैं वो फिर दुरुस्त है। जिस तरीके से धड़ाधड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्तें हैं उनको वापस कर दिया जा रहा है, तो फिर इसके पीछे मामला क्या है। खैर, जो भी तफसील है, अहम तफसील जो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक चीज़ आज आपने नोट की होगी, कल से एक मामला चल रहा है। असल में ऐसे ये मामलात हैं कि मेरे और आपके पास इस मुल्क के जो अहम मसाइल हैं वो होते हैं डिस्कस करने के लिए। अब हम अगर अता तारड़ की गुफ्तगू या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्कस करने बैठ जाएं तो मुझे नहीं लगता कि बतौर कौम मुझे और आपको ऐसी चीज़ें, ये बड़ी थर्ड क्लास एक मेंटालिटी है और इन लोगों को डिस्कस करना या इनको जो वर्थ या वेटेज देना, ये मुझे और आप जैसे लोगों को ज़ेब नहीं देता। लेकिन मामला कुछ इस तरह से है कि इमरान खान की वाइफ पर एक इल्ज़ाम लगता है और जो डॉक्टर अरसलान जो सोशल मीडिया हेड भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और हमारे दोस्त हैं, हमारा हर चंद दिन बाद हमारी बात होती है, जिन्होंने भी डॉक्टर अरसलान की आवाज़ सुनी है वो जानते हैं कि डॉक्टर अरसलान की आवाज़ कैसी है। मैं डॉक्टर अरसलान को जितना जानता हूँ, ये 1% भी, 100 में से 1% भी डॉक्टर अरसलान की आवाज़ तो नहीं है। फिर जिसने भी बुशरा बीबी के कोई इंटरव्यू सुना है, एक उनका इंटरव्यू भी हुआ है और उसके अलावा मुख्तलिफ़ तकरीबात में भी उनकी छोटी बहुत गुफ्तगू हुई है, उसमें भी जो बुशरा बीबी की आवाज़ है वो आवाज़ ये नहीं है जो इन्होंने एक फ़ेक ऑडियो, ये वैसी है जैसे उन्होंने साकिब निसार की ऑडियो का एक वो किया था। लेकिन अब ये इनके पास इमरान खान की करप्शन का, इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात का 100 चीज़ें थीं और इनको इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ ना मिला। यही वजह है कि इनको तौहीन मज़हब का सहारा लेना पड़ा, इनको इमरान खान के ख़िलाफ़ बगावत के मुकदमे दर्ज करने पड़े और करप्शन का या कोई इस तरह का कोई मुकदमा ये ना बना सके क्योंकि इमरान खान का दामन साफ़ था। इमरान खान ने ना कोई करप्शन की, ना कोई कमीशंस ली और ना कोई अपनी जायदादें बनाई, और ना ऐसा था कि वो 3.5 साल में उनकी जो जायदादें थीं वो आपकी तरह
जो चंद करोड़ थी और उसके बाद वो 25 अरब या 30 अरब तक पहुँच गई, ऐसा भी कुछ ना हुआ। अब ये ज़ातियात पर आ गए हैं और ये ख़वातीन पर और उन ख़वातीन पर जब मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ बात होती है तो मरीम नवाज़ की तरफ से फिर मुस्लिम लीग नून के लोग कहते हैं कि वो ख़ातून है। अच्छा, वो तो चलें, एक सियासी जमात की वो वाइस प्रेसिडेंट भी है और वो इन सारे मामलात में नज़र भी आती है, लेकिन मुझे ये बताया जाए कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो ये कंपेन कर रहे हैं इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। अवाम इन चीज़ों को जानती है, अवाम और अगर बुशरा बीबी ने कोई इनको ख़िलाफ़ की है और कहा है कि गद्दारी के मुकदमे दर्ज किए जाएँ, तो इसकी बुनियाद पर आप कहें कि इमरान खान की हुकूमत ठीक नहीं थी और आपने जो 250 रुपये पेट्रोल किया है, लोग आपसे पूछते हैं भाई बिजली नहीं है और बिल आपने ऐसे भेजे हैं कि जो आम आदमी की सकत नहीं है वो जमा करवाना। लोग आपसे पूछते हैं कि 150 वाला पेट्रोल आप 250 पर ले गए, उसका जवाब दें। लोग कहते हैं कि खाने के लिए जो ऑयल इस्तेमाल होता था वो ऑयल आपने उसकी डबल कीमतें कर दी हैं, उसका जवाब दें। उसका जवाब आपके पास है नहीं। IMF आपकी बात नहीं सुनता और आप खुद कहते हैं कि आपसे नाक से लकीरें निकलवा रहा है। बातें आप बुशरा बीबी की और ऑडियो लीक और क्या आप बेशर्मी दिखा रहे हैं। ये चीज़ें कौम नहीं सुनना चाहती, ना कौम को कोई फ़र्क पड़ता है आपके इन ड्रामों से, और कौम को पता है कि आपके पास ऑडियो वीडियो की एक फैक्ट्री है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहरहाल आज शहबाज गिल ने भी जवाब दिया है, बड़ा तगड़ा किस्म का, वो भी आप सुन सकते हैं इस सारे मामले पर। आर्टिकल 184(3) के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने दरख्वास्त दायर की थी नैब अमेंडमेंट्स के वाले से, और जिसमें यह कहा गया था कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनको वाइट कॉलर क्राइम से निकाल दिया गया है। जब पब्लिक ऑफिस होल्डर को वाइट कॉलर क्राइम से निकाल दिया गया है तो वाइट कॉलर क्राइम का मकसद ही यही होता है कि जो लोग अख्तियार है, जिनके पास ओहदे पर बैठे हैं, जिनके पास ताकत है, अगर वो कोई इस तरह का काम करते हैं और करप्शन करते हैं या वो किक बैक्स खाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो इमरान खान ने दरख्वास्त दायर की थी कि ये जो पब्लिक ऑफिस होल्डर को निकाला गया है, बिज़नेसमैन को निकाल दिया गया है, और जिस तरीके से नैब के लोगों पर प्रेशर बढ़ा दिया गया है कि अगर वो केस झूठा साबित हुआ तो उनको 5 साल सज़ा होगी, ये सारी चीज़ें चैलेंज की थी। रजिस्ट्रार जो हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तरफ से जो पहला ऑब्जेक्शन रेज़ किया गया है, उनका ये कहा गया है कि ये जो बताया जाए कि इसमें पब्लिक इम्पोर्टेंस की कौन सी बात है कि जिसकी बुनियाद पर आपने 184(3) के तहत ये रिट फाइल की है। पहला सवाल ये पूछा जा रहा है कि पब्लिक इम्पोर्टेंस की कौन सी चीज़ है कि जिसकी वजह से आपने ये सारा कुछ किया है। तो ये मैं बड़ा हैरान होता हूँ, रजिस्ट्रार साहब ने ये कैसे एतराज़ लगा दिया है कि नैब कानून है उसमें अमेंडमेंट हो गई है। मैं और आम और हर शहरी कहता है कि जो जिनके ख़िलाफ़ मुकदमे थे, जो चोर थे, वो ख़ुद तफ्तीशी बन गए हैं, वो ख़ुद अपने लिए कानून भी बना रहे हैं और अपने जो ख़िलाफ़ कवानीन है उनको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। और मैं अदालत में जाकर कहता हूं कि ये अंधेर नगरी है, इस अंधेर नगरी को ख़त्म करें। और रजिस्ट्रार साहब सवाल पूछते हैं कि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस, इससे बढ़कर हुजूर पब्लिक इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है कि जिन्होंने पब्लिक का पैसा चुराया है, जिन्होंने पब्लिक को लूटा है, जिन्होंने पब्लिक के टैक्स के पैसों को खाया है, वो अपने आप को क्लीन चिट दिलवा रहे हैं और उन्होंने अमेंडमेंट्स कर दी हैं। और वो अमेंडमेंट्स की हैं जो कानून और आइन में जिसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो बताएं कि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस नहीं है। कैसे कह सकते हैं कि नैब कानून में जो तरमीम है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस नहीं है। इमरान खान से सवाल पूछा है और एतराज़ लगाया है रजिस्ट्रार साहब ने कि बताएं कि ये कैसे पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है। फिर कहते हैं कि इसमें कौन सा फंडामेंटल राइट्स जो आईन पाकिस्तान ने दिया है वो इन्फ्रिंज हुआ है। क्या आर्टिकल 10A इन्फ्रिंज नहीं हुआ? क्या आर्टिकल 9 इन्फ्रिंज नहीं हुआ? जब कोई किसी की प्रॉपर्टी पर डाका मारता है, नुकसान पहुंचाता है और वो नैब के कानून के तहत, मैं आपको उसकी मिसाल देता हूं, आम रूटीन में जो हमारा आईन पाकिस्तान कहता है कि हर किसी की जायदाद, ये फंडामेंटल राइट है, जायदाद की हिफाजत। जायदाद की हिफाजत जब आईन पाकिस्तान ने हर पाकिस्तानी को फंडामेंटल राइट दिया है और ये सोसाइटियों वाले अगर 90 लोगों का पैसा खा जाते हैं तो वो नैब में नहीं जाएगा। अगर कम से कम 100 से ज़ायद होंगे तब भी वो नैब के पास जाएगा। तो ये पब्लिक इंपॉर्टेंस और फंडामेंटल राइट नहीं है। क्या ये फेयर ट्रायल के ख़िलाफ़ नहीं है कि फेयर ट्रायल कहता है
कि आप हर किसी को सुने। और यहाँ पर यह है कि जिनके जो खुद चोर थे उन्होंने खुद ही कानून साजी बना दी है, और आज आप सवाल पूछते हैं, एतराज़ उठाते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का कौन सा क्वेश्चन इन्वॉल्व है, पब्लिक इम्पोर्टेंस का क्या मामला है, फिर आप डायरेक्ट कैसे 184(3) के तहत आप ये कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट दरख्वास्त दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आप डायरेक्ट दरख्वास्त नहीं दे सकते। ये एतराज़ उठाया है। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि आपने अप्रोप्रिएट फोरम पर रजू नहीं किया। पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, कानून वो है जो वफाकी कानून है नैब का, ये वफाक का कानून है, और उसके पास, और ये पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने मंजूर किया है। सदर पाकिस्तान ने रद्द कर दिया था, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये मंजूर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जा रहा है, और सवाल ये ऑब्जेक्शन ये हुआ कि आपने अप्रोप्रिएट फोरम से रजू नहीं किया। फिर अप्रोप्रिएट फोरम तो यही है कि पहले शहबाज शरीफ को दरख्वास्त देते और कहते कि जनाब वाला आपने ये जो तब्दीली की है, अमेंडमेंट की है, इसको ख़त्म करें। फिर यही अप्रोप्रिएट फोरम रह जाता है, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाते। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते तो वहाँ भी आप जानते हैं कि जो मामलात हैं, क्योंकि इस तरह का हाई प्रोफाइल जो केसेस पर असरअंदाज होने का मामला था वो पहले से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उसमें नैब के कानून को बाकायदा डिस्कस किया गया, चेयरमैन नैब की तकरीरी को डिस्कस किया गया। तो उस तासुर में और उस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्तें दायर की थी जब सदारती रेफरेंस पेंडिंग था, तो अदालत ने ना सिर्फ सदारती रेफरेंस को डिसाइड किया था बल्कि 184(3) के तहत PTI की जो डायरेक्ट दरख्वास्तें थी उनको भी देखा था। अब जब सुओ मोटो आपके पास पहले पेंडिंग पड़ा है तो फिर बताया जाए कि सुओ मोटो जब पहले पेंडिंग पड़ा है और उसमें दरख्वास्त दी है कि नैब कानून में इन्होंने तरमीम करके पूरे का पूरा जो निज़ाम है उसको तबाह बर्बाद कर दिया है, तो फिर बताया जाए कि ये कैसे एतराज़ किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उन्होंने एतराज़ लगा के दरख्वास्तें वापस कर दी हैं पूरे एक हफ़्ते के बाद। लास्ट फ्राइडे सैटरडे को ये दरख्वास्तें दायर हुई थी। अब आपने परेशान नहीं होना, इसका भी हल है। इसका हल ये है कि अब इन एतराज़ात के ख़िलाफ़ चैम्बर अपील होगी, और चैम्बर अपील ख्वाजा हारिस साहब ने इसको मंजूर करवा लेना है, और फिर ये मामला ओपन कोर्ट में लगेगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि 5 ऑब्जेक्शंस थे। कौन से ऑब्जेक्शंस थे, उनका जवाब क्या था, और किस तरीके से एतराज़ात लगाए जाते हैं। ये भी एक, जहाँ रिलीफ देना होता है वहाँ ख़ुद अदालतें खुल भी जाती हैं और बग़ैर दरख्वास्तों के भी सारा कुछ हो जाता है, और जहाँ मामलात हों तो फिर ऐसी चीज़ें भी आती हैं। देखते हैं कि ये मेरे ख़्याल में इस अगले हफ्ते में ही, अगले सोमवार मंगल को ही ख्वाजा हारिस साहब ये अपील फ़ाइल कर देंगे। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।